नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 12 आरोह भाग 2 का पाठ 18 डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसके बारे में समझाया था। उससे आगे अब बताती हूँ। लेखक ने समझाया कि मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग को भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए, क्योंकि जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे। यानी मनुष्य को जो स्वतंत्रता मिली है उसके अनुसार उनके व्यवसाय को, उनकी संपत्ति के अधिकार को स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, लेकिन उनके प्रभाव के अनुसार, उनकी सक्षम के अनुसार उस मनुष्य को स्वतंत्रता जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो इसका अर्थ ये उन्होंने यही निकाला है कि अगर ये स्वतंत्रता दी जाए तो अपने जो व्यवसाय है, ना परंपरागत जो व्यवसाय है, उसको चुनने को वो स्वतंत्रता नहीं है। तो उसका अर्थ उसे दासता में जकड़ कर रखना होगा। दास यानी किसी दूसरों के अधीन रह के, क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। दासता यानी दूसरों के गुलाम रहना सिर्फ व्यवहार में ही नहीं बल्कि उनके विवश भी होना पड़ता है, उनके पालन के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण दिया जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। यानी जाति प्रथा में ऐसे वर्ग भी है जो अपने उन लोगों के इच्छा नहीं होने के बाद भी उस व्यवसाय को अपनाना पड़ता है। अब लेखक कहते हैं समता पर विचार करें कि क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है कि लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी वह नियामक सिद्धांत है, यानी नियम के अनुसार सिद्धांत रखता हुआ है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है। पहली है शारीरिक वंश परंपरा, यानी अपने जो उनके शरीर के अनुसार वंश की परंपरा है उनके अनुसार चलना है। दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियों जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में इसमें यही बताया कि सामाजिक उत्तराधिकार यानी समाज के अनुसार जिस समाज में कल्याण की, अपने माता पिता के कल्याण की कामना की जाए, सभ्य समाज की अपेक्षा की जाए। और तीसरा कारण है मनुष्य के अपने प्रयत्न, यानी मनुष्य अपने आप क्या प्रयत्न करता है। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, क्योंकि सबकी भावनाएं, सबके विचार एक जैसे नहीं होते, इसीलिए मनुष्य समान दृष्टि नहीं होती। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है। यानी लेखक कहते हैं समाज के भी उनके साथ असमान व्यवहार नहीं करें। अगर ऐसा है तो इसका जवाब इनके पास क्या है, इस तरह उनसे प्रश्न पूछते हैं। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोणों से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति
किस दृष्टिकोण से देख रहा है, उनके क्या प्रयत्न हैं और क्यों वह ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा अनुचित नहीं माना जा सकता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में जो क्षमता है उसके अनुसार उसको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए, हमेशा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। क्या वो व्यक्ति ही जीत जाएंगे जो उत्तम कुल है, उच्च शिक्षा है, पारिवारिक यानी परंपरागत ख्याति है यानी प्रसिद्धि है, अपने पिता का व्यवसाय भी लाभ प्रदान करने वाला ऐसे व्यक्ति ही आगे बढ़ पाते हैं। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्न को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। तो न्याय का तकाजा यह है कि जहाँ हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्यों के अपने वश की बात है आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वह प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं हैं पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समाज की यदि अपनी सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर, समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए तो ही ये उपयोगिता अधिकतम प्राप्त होगी। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता है, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास न तो इतना समय होता है न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी मिल ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सकते हैं। वैसे भी आवश्यकताओं क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व दो श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है, यानी मनुष्य की आवश्यकता और उनका जो व्यवहार उनके अनुसार समाज को श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहार सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिक यह व्यवहार इसलिए नहीं करता है कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। राजनीतिक ये व्यवहार इसलिए नहीं करता है क्योंकि वर्ग के अनुसार और श्रेणी के अनुसार ही ये संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यावहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। यानी सिर्फ एक कल्पना के मात्र पर जगत की वस्तु नहीं होता है, बल्कि अपनी दृष्टि से भी उनको देखना होता है, यही मार्ग पर चलना होता है। तो समानता का व्यवहार ही एकमात्र कसौटी, नहीं तो उनका व्यवहार ही नहीं होता है। बाय बच्चों, आज यहीं तक। नमस्कार।